वेलकम बैक टू आवर क्लास 11th स्टूडेंट्स। पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी ठीक तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण शायद स्कूल्स पे आपका आना संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत लंबा समय भी हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपके एक तरीके से लाइफ में एडजस्ट फिलहाल ये स्टडी हो जानी चाहिए। और मेरी भी अपनी एक अच्छी कोशिश है कि आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके, जिससे आपको क्लास मिस ना करना पड़े। और उस अकॉर्डिंग में कुछ इंटरेक्टिव लेक्चर्स बनाने की कोशिश भी हमारी जारी है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, समझेंगे और अपनी नोटबुक वगैरह आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो लास्ट टर्न पे यानी प्रीवियस टर्न पे हमने जो डिस्कस करा था वो सेंटर ऑफ मास डिस्कस करा था, और सेंटर ऑफ मास के डिस्कशन के जस्ट बाद आता है रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ये आपका अगला चैप्टर है। एंड हियर द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करें तो उस फोर्स को अप्लाई करने के बावजूद उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने क्या बताया कि रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी इज अ थिंग इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट then there is no relative displacement between the particles of the body. This body is called the rigid body, and perfectly there is a no rigid body, almost perfection के करीब। रबड़ को अगर छोड़ दे तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा खासा रिजिड नेचर इनका होता है, बट परफेक्टली रिजिड नेचर किसी का भी नहीं होता है। अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूँ तो ये जो आप रिजिड बॉडी देख रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर एक रिजिड बॉडी दिख रही है, जिसमें अगर हम कुछ भी फोर्स लगाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं इस प्लास्टिक के रोलर के, इनके प्लास्टिक के बीच में कोई भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। तो अगर आपको हमने कहा हमेशा मेरा फोकस है, हमें डेफिनेशन बहुत सिंपल से याद कर लीजिए। व्हाट इज द रिजिड बॉडी? इफ वी अप्लाई a force on a body and there is no relative displacement. If we apply a force on a body and there is no relative displacement between particles, तो मैंने क्या बताया? इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। सो मैंने कहा परफेक्टली कोई बॉडी रिजिड नहीं होती, तो ये रिजिड बॉडी की बात हम लोग करें। ऑलमोस्ट जितना सॉलिड बॉडीज हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट रिजिड इन नेचर होता है, तो रिजिड आप कह भी सकते हैं, बट परफेक्टली रिजिड कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। हम और आप सब ने कई बार दरवाजे को खोला बंद करा। ऑलमोस्ट दिन भर में आप पर डे अगर हम करें तो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है कि जब हम क्या करते हैं कि गेट को ओपन या क्लोज करते हैं, लेकिन कभी उसमें लगने वाली साइंस को या लगने वाली फिजिक्स को हम लोगों ने नहीं पढ़ा। और अगर वहाँ पर फिजिक्स को ध्यान दें तो वहाँ पर आपको टॉर्क समझ में आ जाए, दिख जाए। और बहुत सिंपली मैंने डिफाइन करा है टॉर्क को। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज द टॉर्क। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क, तो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। एंड ऐसी बहुत सारी सिंपल डेफिनेशन मैंने पूरे फिजिक्स की बुक की बनाई है कि एपीएम फिजिक्स डिक्शनरी के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और वो डेफिनेशन जो बुक में आपको देखने में कठिन लगती है, ऐसी डेफिनेशन मैंने बहुत ईजी करा है उस एप्लीकेशन में। जस्ट गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द केपीएम फिजिक्स डिक्शनरी ऐप आफ्टर दिस क्लास। ओके, सो तो व्हाट इज आपने कहा कि अभी टॉर्क को कैसे डिफाइन करना है।
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ओके, बट ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे बताएंगे, उसके लिए मेरे पास एक कुछ आपको दिखाने के लिए कुछ है। ठीक है, तो मेरे पास एक ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, आपको मैंने दिखा दिया है सामने। इसको अब देखिए कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये है, इसकी ये एक फिक्स रोटेशनल एक्सिस है, यानी रोटेशनल एक्सिस का मतलब होता है जिसके अबाउट चीज़ें रोटेट करें। ये फिक्स रोटेशनल एक्सिस आपको दिख रही है, और मैं यहाँ पर इसको देखिए इस डायरेक्शन में ये जो मार्कर है उससे फोर्स अप्लाई करूँगा, और जब फोर्स अप्लाई करूँगा तो देखिए घूम रहा है। ठीक, तो जो मैंने फोर्स अप्लाई करा वो फोर्स इनटू वो लाइन जो रोटेशनल एक्सिस से मिला रही है, उसके प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। यानी कि टॉर्क को अगर हम डिफाइन करें, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जैसे यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई करा, ये देखिए ये फोर्स अप्लाई करा, यानी F इधर लग रहा है। ठीक है, और उसकी अगर फोर्स के वाली जो फोर्स जो लग रहा होता है उसको अगर पीछे पड़ा तो उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो ये फोर्स लग रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको रोटेशनल एक्सिस, ये रोटेशनल एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, इसको ही बोलते हैं हम लोग टॉर्क। तो कितना सिंपल, कितना आसान सा डेफिनेशन मैंने आपको विद एक्टिविटी बताया। तो व्हाट इज द टॉर्क? जनरली टॉर्क अगर आपसे कोई पूछे तो आप जस्ट बताइए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज द टॉर्क। और अगर आप दरवाजे का भी मैंने एक एग्जांपल बताया कि जब आप दरवाजे को खोलते हैं तो जब खोलने के लिए ध्यान देंगे तो उसकी जो फिक्स एक्सिस होती है, जहाँ से वो दरवाज़ा जुड़ा होता है, वो फिक्स एक्सिस के अबाउट फोर्स ऐसे लगा रहे होते हैं, और ये जो लाइन आ रही है इसका प्रोडक्ट, जितनी डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट इनटू फोर्स क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। बहुत सिंपल है, और कई मैंने कहा कि बहुत सारी फिजिक्स इन्वॉल्व है आपकी डेली लाइफ में अगर आप ध्यान से देखें। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दरवाजे में और है कि दरवाजे में जो हत्था होता है पकड़ने वाला, हमेशा वो एक एंड पे होता है, यानी कि जहाँ पर आप ताला बंद करते हैं वहीं पर हत्था होता है, उसको बीच में या किनारे क्यों नहीं लगाते हैं? इसका आंसर भी इसी चैप्टर में मिलने वाला है। तो प्रॉपर अभी आपको जो है टॉर्क की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक, अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क हो गया, तो हमने इसका जो मतलब समझना था वो मतलब समझ लिया है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल डिफाइन करना है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन। The product of force into perpendicular distance between line of action of force, क्या बता, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू, अगर आप वर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल एक्सिस। This is the definition of mathematical definition of the torque. The product of force into perpendicular distance between line of action of force and rotational axis. अब एक डायग्राम समझ सकते हैं, मान लो तो ये रोटेशनल एक्सिस है, कोई रिजिड बॉडी है, ये फोर्स लग रहा है, घूम रही है, तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं इसको अगर हम r मान लें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस r और ये जो फोर्स है इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन से ही जुड़ती है जाके ये डिस्टेंस दरअसल, तो फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज द टॉर्क एंड इट इज गिवन बाय, अगर वेक्टर फॉर्म में देना आपको मालूम होना चाहिए कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स को
टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर और टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं, ये आपको पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा हो गया। तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एंगल अगर आपको दिख भी रहा है आर और एफ के बीच में तो 90 डिग्री का दिख रहा है, तो इफ थीटा 90 डिग्री तो टाउ बराबर आप केवल आर एफ भी लिख सकते हैं। सो ये नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके बहुत काम भी आने वाला है। So dear students, the next topic is angular acceleration, और angular acceleration नाम से ही पता चल रहा है द रेट, द टाइम रेट ऑफ चेंज angular velocity, the time rate of change in angular velocity is called angular acceleration. That is angular acceleration को दरअसल अल्फा से दिखाती है, ध्यान रखिएगा, अल्फा है ना। लीनियर एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से दिखाते हैं, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये अल्फा से दिखाते हैं, और ये होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, है ना। इफ अगर टाइम बहुत कम हो और वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा हो, ठीक है ना, देन वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर मान लेते हैं कि टाइम टेंस टू जीरो हो, बहुत कम हो, देन फिर अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब और अल्फा इक्वल टू अभी आप देख रहे हैं डी अपॉन डी टी लिखा है, और ओमेगा की जगह आपने वही क्या पढ़ा है, आपको याद करने की ज़रूरत है कि हमने क्या पढ़ा था, तो आप निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर निकल के आ जाएगा, है ना। क्यों? सिंस वी इक्वल टू पढ़ा था आपने आर ओमेगा, तो देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, वी अपॉन आर आ गया ना, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो और अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन आर बाहर ले लीजिए, डिपेंडेंस कुछ है नहीं इस पर, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और आपको बताता चलूँ कि डी वी अपॉन डी टी यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन है, द टाइम रेट ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर एक्सेलरेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं ए, स्मॉल ए, तो अल्फा, तो सिंस ए इक्वल टू कितना आया है, डी वी अपॉन डी टी, तो देयरफॉर ए इक्वल टू आ गया आपका आर अल्फा, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जरा इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूवमेंट अपना करते हैं। तो अब बात करते हैं जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज की, है ना। तो जनरली जो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है दो तरीके से होती है, यानी कि हम अगर बात करें मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो उसको आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है ट्रांसलेशनल मोशन, लेशनल मोशन, ठीक है। और दूसरा जो होता है ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। तो पहला हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, और आपके पास जो दूसरा हो गया वो हो गया आपका रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है
कि इस ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान जो बॉडी का हर एक पार्टिकल ईच पार्टिकल है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट एक तो सेम रहता है, दूसरा सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमने क्या बताया कि इन ट्रांसलेशनल मोशन डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट of particles occurs in same direction, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन में सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स अकर्स इन सेम डायरेक्शन, यानी कि जब मोशन ऐसी ट्रांसलेशनल मोशन हो रही होगी उस दौरान जो ईच पार्टिकल है, ठीक है ना, तो हर एक पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट एक तो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी सेम डायरेक्शन, यानी कि इन ट्रांसलेशनल मोशन सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स अकर्स इन सेम डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जो ईच पार्टिकल है वो एक सर्कल में मूव करता है और उन सबके जो सेंटर है वो एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे इन रोटेशनल मोशन each particles moves in a circle and center of circles, ठीक। तो इन रोटेशनल मोशन each particle moves in a circle and center of circles lies in the same line, ठीक। तो दोनों का समझने को, और इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊं जो मैंने कोशिश करी है। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें 3 मार्बल बॉल आपको दिख रही होंगी, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा मैंने होल करा हुआ है और ये मेरे पास एक हैंड ड्रिल है। इस हैंड ड्रिल को मैं क्या करता हूँ कि अगर इस हैंड ड्रिल को जनरली जो है मैं कम पे सेट कर देता हूँ। अब मैंने इसको सेट कर दिया, देखिए ये मूव कर रही है, ठीक है। अब जब ये मूव करेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो इसको मैंने इस पर ऐसे करता हूँ, फंसा देता हूँ, ये देखिए फंसा दी मैंने, ठीक। अब क्या हो गया कि ये रोटेशनल एक्सिस हो जाएगी। अब रोटेशनल एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूमेगी, ठीक है, और बॉडी जब घूमेगी तो इसके अंदर जो मार्बल की बॉल आपको दिख रही होंगी, मार्बल की बॉल देखिए पड़ी हुई है, ये देखिए मार्बल की बॉल पड़ी हुई है, तो मार्बल की बॉल भी क्या करेंगी, घूमेंगी। तो उनके साथ, तो उनका जो मार्बल की बॉल होगा तो उनका जो मोशन होगा, उनको पार्टिकल अगर हम मार्बल की बॉल मान रहे हैं तो उनका मोशन भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और उन सबका जो सेंटर आएगा वो एक लाइन में आएगा और आपको दिखेगा, ये देखिए। अगर बहुत तेज करेंगे तो फिर ये निकल भी सकता है। ये देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बहुत धीमे कर दिया है, और जब धीमे कर दिया तो तीनों मार्बल की जो बॉल है एक ही लाइन में आ रही है, यानी कि तीनों मार्बल की बॉल पार्टिकल्स अगर मान ले 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 पार्टिकल ये क्या कर रहे हैं, ये 3 पार्टिकल क्या है, जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है और इन सबके सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक। तो ये तो इस तरीके से हमारे पास जो है दिख रहा है। अब थोड़ा सा मैं अगर इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। अब देखिएगा ये तीनों एक लाइन में ही आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये एक बॉडी है, मान लेते हैं रिजिड बॉडी है, एक रोटेशनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और आप ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा था वही हो भी रहा है। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि अगर ये 3 मार्बल बॉल को 3 पार्टिकल मान ले तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन तो कर ही रहे हैं। और एक खास बात ये है कि अगर आपने देखा हो तो इन तीनों के सेंटर आप देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, देखिए
ये देखो रोका मैंने तो देखिए तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जो मैं आपको बात बता रहा था कि जनरली रोटेशनल मोशन में यही होता है कि जो रोटेशन मोशन के दौरान जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक सर्कल में मूव करते हैं, और इसके अलावा जो पार्टिकल्स तो सर्कल में हमने जैसा कि बताया मूव करेंगे, बट एक जो खास बात मैंने आपको क्या बताई अभी कि उनके जो सर्कल के सेंटर है वो कैसे आएंगे, स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। ट्रांसलेशनल मोशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और साथ में इसके आपको रोटेशनल मोशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए तो अब आप इसको नोट कर लीजिए और पॉज करके वीडियो, और फिर मैं आपको जो है आगे नेक्स्ट जो है कोई टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसको अगर हमको आपको समझाना, तो हमने कोई मान लेते हैं कि जो है जो रोटेशनल एक्सिस एक मान ली है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं m1 मास का पार्टिकल है, ये m2 मास का पार्टिकल है, अलग अलग डिस्टेंसेस पे है, m3 है, ये m4 है, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे अलग अलग मास के पार्टिकल्स हैं, सबके डिस्टेंसेस हैं रोटेशनल एक्सिस से r1 r2 r3 r4 और ये r5 अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप शॉर्ट में मोमेंट mi भी लिख सकते हैं। मोमेंट mi मोबाइल ना समझिएगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी is defined as the product of mass of its particles with the respective perpendicular distances from rotational axis. So मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देख लिया, कितना आसान सा डेफिनेशन था इसका कि moment of inertia of a body is defined as the product of mass of its particles with the respective perpendicular distances from rotational axis। और यहाँ पर चूंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो इनका हमें अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of its particles with the respective perpendicular distance from rotational axis। जैसे respective perpendicular स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी ध्यान रखना its particles with the square of the respective perpendicular distances from rotational axis। फिर से समझ लो क्या है, moment of inertia of a body is defined as the algebraic sum of product of mass of its particles with the square of the respective perpendicular distances from rotational axis। यानी कि अगर अभी नहीं आ रहा समझ में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से दिखाते हैं, तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, अगर मान लेते हैं m पार्टिकल है तो mn rn का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तो देयरफॉर I इक्वल टू, अगर इसको अलजेब्रिक सम का मतलब आप जानते हैं, I इक्वल टू 1 से n कर सकते हैं mi और r स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स mass of its particles with the square of the respective perpendicular distances from rotational axis। उसको आप नोट कर लिए, देन फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, समझने की जरूरत है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मोशन कर रहा होता है तो जैसा रोल मास का होता है वैसा ही रोल जब कोई रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा होता है उस दौरान मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। मैंने क्या कहा, जब ट्रांसलेशनल मोशन होती है तो जो रोल मास का होता है बॉडी के, वही ठीक रोल जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। और उसको मैं आपको समझाता भी हूँ, जैसे बहुत एक हमारे पास एक दो चीज़ें जो हैं करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक ये देखिए, ये एक मेरे पास थर्मस का जो है यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं, थर्मस की कैप है, ढक्कन है उसका, और मैं इसको अगर करता हूँ तो ये देखिए, और अब मैं इसको जो है देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब मैं इसको हल्का सा इतना, ये अब इसका आप रोटेशन जरा देखिए, बिल्कुल मैंने हल्का सा पुश करा हुआ है और इसका रोटेशन देखिए, और इस रोटेशन को आप स्पीड को महसूस करिए। अगर मैं थोड़ा पास से दिखाऊं तो इस रोटेशन की स्पीड क्या है, एक तरीके से अगर आप स्पीड कुछ अपने मन से एज्यूम कर लीजिए और केवल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें मेजर नहीं कर रहा है, इसकी देखिए स्पीड किस तरह की है। अब मैं थोड़ा सा हैवी मास का ऑब्जेक्ट लेने वाला हूँ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जो जिसका मास जो है वो थोड़ा सा अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा हैवी है। और अगर इसके मास की बहुत बात हम लोग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये जो बीच में इसका अगर मास की बात हम लोग करेंगे तो ये जो बीच में यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके कॉर्नर पे यहाँ पर जाता है। अब हम इसकी मोशन को जरा देखते हैं। तो अगर आप इसकी मोशन को महसूस करेंगे तो थर्मस की जो मोशन थी उस थर्मस वाले की मोशन के कंपेयर में इसकी मोशन थोड़ी स्लो हो रही है। अब ध्यान से देखिए, इसकी जो मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वो रोटेशनल मोशन आपको कुछ कम लग रही होगी थर्मस वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दोबारा से देखिए, ठीक, तो देखिए यहाँ पर मोशन कुछ थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ लग रही होगी, और इतनी ही मोशन अगर मैं कराऊंगा यहाँ पर इसकी, अगर ये देखिए तो इसकी मोशन आपको कुछ उसके कंपेयर में कम लगेगी। अच्छा, ये थोड़ा जो इसका आप डक कर रहा है इधर उधर, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये परफेक्टली यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए डक कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड, जो भी हमने आपको ये दिखाया है, जो रोलर यानी कि वायर का जो रोलर लिया था, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट, जो मैंने थर्मस का आपका कैप लिया था, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि अगर हम लोग ये मान के चले कि अगर मास, बॉडी का मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर क्या है तो ज़्यादा दूर है, ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर, तो मैं जो बात बता रहा था, कॉल आने की वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो रोटेशनल एक्सिस से जो दूर है, मास ज़्यादा दूर है, जो टोटल बॉडी का मास अगर हम लोग इधर देखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर हो गया एज कंपेयर टू द दिस थर्मस, क्योंकि इसका एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी मास में है और रोटेशन एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, और आपने इसको एक एक्टिविटी के जरिए समझ लिया। तो आज की क्लास में फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब पहुंचेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें विद एक्टिविटी डिस्कस करने के लिए। तब तक आप सभी को नमस्कार, मुलाकात होगी अगले टर्न पे।